नमस्कार। देखिए, हिंदी कंपलसरी का हमने जो 20 दिन का रोड मैप बनाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से डे बाय डे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ते हुए इस 20 दिन में हमारे पूरे सिलेबस को कवर करना है ताकि आप 95 से लेकर के 100 मार्क्स प्राप्त कर सकें। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो हमारे फर्स्ट डे का जो टॉपिक था भाषा, व्याकरण, लिपि, तो उसी कंप्लीट टॉपिक को कवर करते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूं बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट से बेस्ट प्रश्न जो बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। एक भी प्रश्न मिस मत करना, क्लास को मिस मत करना, आराम से पढ़ना, सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो बस ये क्लास आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, यही आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा देगी। देखो, पहला प्रश्न अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, और भले ही आपने अगर पहले टॉपिक पढ़े हुए बट एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। पिछले वर्षों में जो आए हुए प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न मैंने कवर किए हैं इसमें। तो पहला प्रश्न क्या कहा है, देखो ध्यान से समझना है कि विचारों के आदान प्रदान के मौखिक या लिखित माध्यम को क्या कहते हैं। तो हमारे जो विचार होते हैं, मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, उनको हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो लिपि नहीं कहलाती, वो भाषा कहलाती है। तो ध्यान देना कि भाषा के एक तो दो रूप हो गए। अगर प्रश्न बनता है कि भाषा के कितने रूप हैं, तो दो रूप हो गए, एक मौखिक भाषा होती है और दूसरी लिखित भाषा होती है। आगे बढ़ो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम इसे लिखित और मौखिक पर विस्तार से अगले प्रश्न में जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक प्रश्न आपका आने वाला होता है। तो भाषा जो है, अब यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि भाषा जो है वो किस धातु, मूल धातु क्या है, तो मूल धातु है भास। भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या कहता है प्रश्न दूसरा? दूसरा प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। एक्चुअली भाषा है ना, इनका अपना परिवार होता है। तो हिंदी भाषा जो है ना, ये भारोपीय, भारोपीय मतलब भारत और यूरोप, भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोप, तो भारत प्लस यूरोप कह सकते हैं हम। भारत और यूरोप की भाषा मिलकर के बना है भारोपीय। ठीक है, तो अब यहां पर इसका सही जवाब हो गया हमारा ऑप्शन ए, ये भारोपीय भाषा है। हिंदी भारत यूरोपीय, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। ओके, तो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि पहला इसका ऑप्शन जो है वो राइट ए हुआ। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो जो छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का जो रूप है वो बोली कहलाता है, और विस्तृत क्षेत्र में जो बोली जाती है वो भाषा कहलाती है। तो राजभाषा कहते हैं? नहीं कहते। राष्ट्रभाषा नहीं कहते, उसे बोली कहते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अब जो बोली है वही धीरे धीरे विकसित होकर के फिर भाषा का रूप ग्रहण करती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए इस पूरे भारत देश के इस इलाके में अगर कोई बोली बोली जा रही है, तो वो छोटे से इलाके में बोली जाती है तो वो बोली कहलाती है। और अगर कोई इतने बड़े विशाल क्षेत्र में बोली जाती है और भारत या भारत से बाहर भी, तो वो भाषा कहलाती है। ओके, तो राइट आंसर हो गया कि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो क्या कहलाती है, वो बोली कहलाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला हो गया चौथा। चौथा प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का संघ की राजभाषा घोषित, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया, ध्यान देना, इसलिए यहां पे लिखा है ना संघ की राजभाषा घोषित किया है। तो भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है, और हमारे इस भारत के राज्यों के संघ भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा है। ध्यान देना, राजभाषा का मतलब होता है राज मैंने शासन, तो राज यानी शासन, तो शासन की भाषा घोषित किया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343(1), ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 343(1) में भारत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। ध्यान देना, अनुच्छेद 343(1) इसका सही जवाब है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित
किया और इसीलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाँ अगला प्रश्न आ ही गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 10 जनवरी को नहीं, 14 सितंबर को, 14 नवंबर को या 14 अक्टूबर को। तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे देश की राजभाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं। तो कोई भी भाषा क्यों नहीं हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो, उसका जो शुद्ध रूप बताने का या शुद्ध रूप का ज्ञान कराने का जो शास्त्र होता है वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण कहलाता है। तो सही जवाब हुआ हमारा ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब है, ऑप्शन सी है कि व्याकरण जो है वो भाषा को नियमों में बांध करके उसे शुद्ध बनाता है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है कि हिंदी की आदि जननी यानी मदर लैंग्वेज किसे माना जाता है। हिंदी की शुरुआती उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है। ऑप्शन एक है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत। तो सही जवाब है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अब इसका क्रम इस प्रकार है, ध्यान देना कि सबसे पहले जो मूल भाषा है वो संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। तो मूल भाषा हो गई संस्कृत। संस्कृत से फिर नेक्स्ट जो भाषा का विकास हुआ वो पाली भाषा आई थी। पाली से फिर प्राकृत, इसका और थोड़ा सा सरलतम रूप जो है वो प्राकृत हो गया। प्राकृत से भी और सरलतम रूप इसका अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश से फिर बाद में हिंदी का विकास होता है। हिंदी एक्चुअली अपभ्रंश से फिर खड़ी बोली का विकास होता है, खड़ी बोली ही विकसित होकर के वो हिंदी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में विशेष करके दो महत्वपूर्ण लिपियां हुआ करती थी। एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्टी लिपि। तो इसमें से भी जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि से हमारे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। या यूं कह सकते हैं कि इसी ब्राह्मी लिपि से बहुत सारी लिपियों का विकास हुआ है। जैसे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ, उसी तरीके से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और भारत की अधिकांश लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो इसे ध्यान देना है कि जो मगही है वो बिहारी जो उपभाषा है उसकी बोली है। एक्चुअली हिंदी में 5 उपबोलियां हैं। ध्यान देना, 5 उपबोलियां हैं। उसमें से कौन सी देखो, एक तो हो गई राजस्थानी, दूसरी हो गई पश्चिमी हिंदी, फिर हो गई एक बिहारी हो गई, एक पहाड़ी हो गई और एक हो गया पूर्वी हिंदी। ठीक है ना, एक हो गया पूर्वी हिंदी। तो इस तरीके से ये 5 उपबोलियां हैं और प्रत्येक उपबोली में कुछ बोलियों को शामिल किया गया है। तो ये पूछा था कि जो मगही है वो किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है वो बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 बोलियां जो है वो आती हैं। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बनता है कि हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वो तो हो गया 8वीं अनुसूची। और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो फिलहाल जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल रूप से 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी, बाद में कुछ और भाषाओं को भी जोड़ दिया गया है। तो संविधान में अभी फिलहाल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं भाई, ध्यान देना। एक होता है लिखित रूप और दूसरा होता है मौखिक रूप। एक लिखित और दूसरा होता है मौखिक रूप। जो लिखित रूप होता है ये स्थायी होता है और मौखिक रूप जो है ये स्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है
वो है कि खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है। ये जो खड़ी बोली है ना, इसी खड़ी बोली से हमारी हिंदी का विकास हुआ है, जिसे अपन हिंदी कहते हैं, भाषा कहते हैं, क्योंकि ये बोली थी खड़ी बोली। लेकिन इसी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसी खड़ी बोली का दूसरा नाम है बच्चों, ऑप्शन है ए, कौरवी। इसे जो है वो कौरवी कहा है। किसने कहा है कौरवी? इसे राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां प्रश्न है कि व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग, पार्ट्स माने गए हैं? तो व्याकरण जो है ना, उसके 4 भाग माने गए हैं। 4 भाग माने गए हैं। 4 भाग कौन कौन से माने गए हैं? सबसे छोटा होता है वर्ण, वर्ण से फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है उसके बाद आता है शब्द, शब्द से बनता है पद, और पद से फिर बनता है वाक्य। ठीक है, तो ये 4 भाग हो गए। पहले वर्ण, फिर उसके बाद आता है, पहले हो गया सबसे पहला जो है वो नंबर 1 वर्ण हो गया, नंबर 2 हो गया शब्द, नंबर 3 हो गया पद, और नंबर 4 हो गया वाक्य। सबके साथ विचार 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 लगा दिए। व्याकरण के हम यहाँ पे भागों की बात कर रहे हैं, व्याकरण के अंगों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14वां कि देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। नहीं शब्द ध्यान देना, इसको गौर करना। तो देवनागरी लिपि की क्या है? पहला प्रश्न तो है कि भाई ये जो है कि वैज्ञानिकता है, बिल्कुल है, देवनागरी लिपि बिल्कुल वैज्ञानिक है। दूसरा है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बिल्कुल देखो आप यहाँ से हम लिखते लिखते दाईं तरफ जा रहे हैं, तो ये भी सही है। फिर है सिरो रेखा का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे देखो ये सिरो रेखा है तो इसका प्रयोग होता है, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन नहीं है तो मूक वर्ण यानी साइलेंट लेटर्स, ये इसकी विशेषता नहीं है। इंग्लिश में आपने जैसे देखा ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइफ, KNIFE, नाइफ, तो इसमें हम नाइफ बोलते हैं तो के को साइलेंट रखते हैं। तो इंग्लिश में ये है ऐसा कि वहां पे साइलेंट लेटर्स है, हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी की जो देवनागरी लिपि जो है, मतलब देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा की लिपि जो देवनागरी है, इसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई अक्षर, कोई वर्ण जो है वो साइलेंट रहता हो। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? अब हमने अभी बात करी थी कि हमारी 5 उपभाषा हैं, हिंदी की 5 उपभाषा हैं। तो उसमें एक आता है पूर्वी हिंदी, दूसरा आता है पश्चिमी हिंदी, फिर एक आता है राजस्थानी, एक आता है बिहारी, और एक आता है पहाड़ी हिंदी। इसमें पूछा है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की जो भाषा है ना, उसमें 3 भाषाएं आती हैं। उसमें 3 भाषाएं आती है, एक तो अवधी है, फिर बघेली है, और फिर छत्तीसगढ़ी है। इसे याद करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ABC, A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। याद कर लीजिए, ABC किसकी? पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं। अगले आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ओके, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। फारसी जो है वो एक लिपि है, किसकी? उर्दू की। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी है। और गुरुमुखी किसकी लिपि है? पंजाबी की है ना? पंजाबी की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। और इंग्लिश, अंग्रेजी की लिपि जो है वो रोमन है। ठीक है ना, अंग्रेजी की। और देवनागरी हमारी हिंदी, देवनागरी हिंदी है, संस्कृत है, ध्यान देना, हिंदी, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है। इन सब की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिख लीजिए, लिखना है तो। और अगले प्रश्न की तरफ देखो, बहुत फास्ट चलना पड़ेगा हमें। हमारा जो प्लान है, रोड मैप है 20 दिन का, उस 20 दिन में हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। हम बिल्कुल एक दिन में एक टॉपिक है, हमारा जो रोड मैप है उसके हिसाब से करें तो थोड़ी क्लासें लंबी जरूर रहेगी, बट आप उसे कंप्लीट पढ़ लीजिए, आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। अगर आप पहली बार आए हैं क्लास में और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं। ये पूरी की पूरी हमारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वो प्लेलिस्ट में सब कुछ टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं, आप कंप्लीट वहां से पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए इसे, और साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप करिए। जितना ज़्यादा हाइप करेंगे आप हमारे वीडियोस को, उतनी ही ज़्यादा हम आपके लिए क्लासें लेकर के आएंगे। और जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा क्लासें आपको मिलेगी। आपसे एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि सुबह 6:30 बजे हमारी इंग्लिश की लाइव क्लास होती है। रोज़ कंपलसरी इंग्लिश की लाइव क्लास होती है, और शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। और इसी तरीके से हम हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी,
इन सब के इंपॉर्टेंट जो क्लास हैं उसकी वीडियोस आपको अवेलेबल कराते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर सको। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि ब्रिज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में या राष्ट्र भाषा के रूप में? तो ब्रज भाषा जो है वो एक्चुअली काव्य भाषा के रूप में, क्योंकि इसमें बहुत सारा काव्य रचा गया है। हमने देखते हैं कि कई सारे हमारे ऐसे कवि हुए हैं जो हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो उन कवियों ने बहुत ज़्यादा जो साहित्य रचा है वो ब्रज भाषा में रचा है। आपने देखा जो भक्ति काल और रीति काल है, तो भक्ति काल और रीति काल की प्रमुख भाषा जो प्रमुख काव्य भाषा जो थी वो ब्रज भाषा ही रही थी। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? इस बात पर गौर करना, लिखित पर गौर करना, क्योंकि लिखित है तो वर्ण आएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते, हम इसे और आगे तोड़ नहीं सकते, तो वर्ण जो है वो लिखित है। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछा जाए तो मौखिक इकाई होती है ध्वनि। ध्यान देना, ये दोनों अलग अलग है। अगर लिखित पूछा जाता है तब तो वर्ण हो गया, और अगर मौखिक पूछा जाता है तो ध्वनि जो है वो सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन 19वां प्रश्न क्या कहता है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है वो कहलाती है राजभाषा। राज का मतलब होता है बच्चों, राज का मतलब होता है शासन, ठीक है ना। तो शासन की भाषा, सरकार की भाषा राजभाषा कहलाती है। अगर कोई राष्ट्र किसी भाषा को मान्यता देकर वो कह देता है कि भाई ये हमारी राष्ट्रभाषा होगी, तभी वो राष्ट्रभाषा बनती है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, अभी उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो ये जो लिखी हुई है वही देवनागरी लिपि की दिशा है, ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला 21वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हमने अभी आपको बताया 5 उपभाषा है हिंदी में, तो अभी बात हो रही है पश्चिमी हिंदी की। थोड़ी देर पहले हमने पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां देखी थी, है ना, ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। बात हो रही है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ध्यान देना कि इसकी जो अपभ्रंश है पश्चिमी हिंदी की वो मानी जाती है हमारी शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भी निकली, हमारी राजस्थानी भी है ना। ध्यान देना, यहाँ से अगर पूछा जाए पश्चिमी हिंदी के अलावा कि राजस्थानी उपभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो वो है शोर सैनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? बोली को कहते हैं, बोली के विकसित रूप को कहते हैं, राष्ट्रभाषा को कहते हैं, या फिर परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं? तो सही जवाब है कि जो बोली का विकसित रूप है उसी बोली के विकसित रूप को हम विभाषा कहते हैं। जब बोली में साहित्य रचा जाने लगे तो वह विभाषा या उपभाषा जो है वो बन जाती है। और हिंदी में 5 उपभाषा हैं। कौन कौन सी 5 उपभाषा, एक बार फिर से बता देता हूं। हिंदी की 5 उपभाषाओं में एक आता है पूर्वी उपभाषा, दूसरा आता है पश्चिमी उपभाषा, फिर आता है बिहारी, फिर आता है पहाड़ी, और एंड में आता है राजस्थानी उपभाषा। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हमने पिछले वाले प्रश्न में इसे किया था, गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। अगला तो इसमें देखो, गुरु अंगद देव जी ने, जो सिख धर्म के गुरु हुए हैं अंगद देव जी ने इसे विकसित किया था, इसीलिए ये जो है वो गुरुमुखी लिपि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्याकरण के जो 4 अंग हैं, सबसे पहला आता है वर्ण, उसके बाद फिर आता है शब्द,
तीसरा आता है पद और चौथा आता है वाक्य। तो पहला जो अंग है व्याकरण का वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण और आकार का अध्ययन जो है वो किया जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है 25वां कि निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थानी हिंदी हमारे हिंदी की एक उपभाषा है। इसके अंतर्गत मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है, मगही नहीं आती और मालवी जो है मालवी को भी लगभग शामिल किया जा सकता है। एक्चुअली ये मालवा की बोली है, पर मगही नहीं है। तो मगही किसकी है? मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और बिहारी हिंदी भी जो है वो हिंदी की एक उपबोली है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्या करना, नहीं, भली भांति समझना। ऑप्शन इसका सही है बी, बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 28वां, पद्मावत महाकाव्य किस बोली में लिखा गया है? देखो पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, और मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा है अवधी। ध्यान देना, इन्होंने अवधी भाषा में, और अवधी, हालांकि तुलसीदास जी की भाषा भी अवधी है, तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों में रचनाएं लिखी हैं, लेकिन जो पद्मावत के रचिता है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी अवधी ठेठ अवधी कहलाती है। ध्यान देना, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे ठेठ अवधी भाषा में लिखा है, जबकि तुलसीदास जी की भाषा जो है वो स्तरीय भाषा है। 29वां प्रश्न है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को संविधान में क्या कहा गया है? तो किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसे संविधान में प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अनुसूची 8 में शामिल भाषाएं जो है वो प्रादेशिक भाषाएं भी है। और हमारा अंतिम प्रश्न है इस क्लास का कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? देखो हमारे वर्णों को दो भागों में विभाजित किया है, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 मानी गई है। इस तरीके से स्वर प्लस व्यंजन दोनों मिलकर के 44 बनते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 है ना। 11 स्वर हैं, अ से ओ तक माने गए हैं और एक बीच में री आता है, तो इसीलिए ये हो गए 11। और ध्यान देना, स्वर कितने हो गए? तो स्वर हो गए 11 और व्यंजन कितने हो गए? तो व्यंजन हो गए 33। और इस तरीके से कुल वर्ण कितने हो गए? तो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या होती है 44। ठीक है, तो ये हमारी हिंदी की हमने शुरुआत जो आज करी है बच्चों, इसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण को कंप्लीट किया है। संधि का टॉपिक हम नेक्स्ट डे में लेंगे और इस तरीके से डे बाय डे ये पर डे आपको क्लास मिलेगी। और अगर आप 15 दिन में 20 दिन में कंप्लीट हिंदी कंपलसरी के कोर्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो क्लास मिस मत करना। ये सुबह रोज 7 बजे हमारी क्लास आती है। इस आधे घंटे की क्लास को अगर आपने कंटिन्यूसली अगर अटेंड कर लिया तो निश्चित रूप से आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। इसी प्रकार की और क्लासें अगर आप चाहते हैं तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिए। अगर आप चाहेंगे, आप वीडियो जो नेक्स्ट टॉपिक अगर कोई चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपके कमेंट के हिसाब से हम अगली क्लास लाएंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।